नमस्कार सभी को। बोहर एटॉमिक मॉडल शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मेजर पोस्टुलेट्स के बोहर एटॉमिक थ्योरी के मेजर पोस्टुलेट्स क्या थे। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, हम साथ ही इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा बाल्मर फॉर्मूला था वो बोहर एटॉमिक मॉडल की हेल्प से किस तरीके से ड्राइव किए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पोस्टुलेट्स क्या था, देखिए रदरफोर्ड, इससे जो पहला एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड का, उसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? रदरफोर्ड सर ने कहा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो टोटल पॉजिटिव कंटेंट होता है वो न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज होता है और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले रदरफोर्ड सर ने ही ऑर्बिट टर्म को यूज़ किया था और कहा था कि इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर घूमेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जब कोई बॉडी मूव करेगी तो उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी, मूव करेगी तो एनर्जी का लॉस भी होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन की इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो इसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ कमी आनी चाहिए और एनर्जी में कमी आने की वजह से ये पॉजिटिव न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आना चाहिए और लगातार जो इसका सर्कुलर पाथ है वो छोटा होता चला जाना चाहिए और एक कंडीशन ऐसी आनी चाहिए कि ये आपका न्यूक्लियस में मर्ज हो जाना चाहिए। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा एटम अनस्टेबल हो जाएगा अगर हम इस इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी को सही माने तो। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि एटम स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। यानी इस थ्योरी में ये कहना कि ये सर्कुलर पाथ पर घूमता है ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इसी में करेक्शन करते हुए बोहर एटॉमिक थ्योरी आई। बोहर एटॉमिक थ्योरी ने इसी स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन किया और क्या कहा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं। ये ठीक है, क्या होती हैं? ऑर्बिट्स होती हैं जिन्हें 1, 2, 3, 4 या KLMN से डिनोट किया जाता है। बोहर सर ने कहा कि अगर इनमें से किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बोहर सर ने कहा था। ठीक है, ये जो ऑर्बिट हैं इन्हें कहा जाता है स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट मीन्स एक ऐसी स्टेट जिनकी एनर्जी फिक्स रहती है, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। 1 की एनर्जी फिक्स है, 2 की एनर्जी फिक्स है, 3 की एनर्जी फिक्स है। तो ये स्टेशनरी स्टेट है, यानी इनकी एनर्जी क्या है? फिक्स है। ठीक है ना। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नॉट स्टेशनरी। ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी का मतलब है कि एनर्जी फिक्स है, पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स नहीं है। बोहर सर ने कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये कहीं से hν एनर्जी हमने इसके ऊपर डाली। जब एनर्जी डालेंगे तो ये एब्जॉर्ब कर सकता है एनर्जी को। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये एक स्टेशनरी स्टेट से, यानी एक एनर्जी की स्टेट से दूसरी एनर्जी की स्टेट में जंप कर सकता है। ये 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है। कहाँ पर जाएगा ये डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की। ठीक है, तो जो हमारी 1 है इसे बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट और इसे छोड़ के जितनी हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, है ना। उन्हें सबको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। तो जब ग्राउंड में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब मान लो कि आपका एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, यानी इसके पास कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर रखा है कहीं से। तो ये क्या कर सकता है कि उस एनर्जी को रिलीज़ कर सकता है और रिलीज़ करने के बाद ये रिलीज़ करेगा एनर्जी, अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट में ना आए, 3 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, इस तरीके से हो सकता है। डिपेंड करेगा कि वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा तो हो सकता है ग्राउंड में आ जाए। ठीक है, तो मोटे तौर पे आप इतना याद रखना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो जो ऑर्बिट है वो स्टेशनरी स्टेट की तरह यहाँ पर ट्रीट की गई, यानी उसकी एनर्जी को हम फिक्स माना गया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फिक्स नहीं माना गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है और एक्साइटेड स्टेट में यानी हाई एनर्जी की स्टेट्स में जा सकता है। तो जब हायर एनर्जी की स्टेट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को
रिलीज़ करेगा। ये बात ध्यान रखनी है। ये था बोहर सर का पहला पोस्टुलेट्स। इसके बाद हाँ, इसमें एक बात और बतानी है मुझे, जो ये ऑर्बिट है हमारी, इन्हें शेल्स भी यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, इन्हें क्या कहा गया, शेल्स भी कहा गया। तो एक कॉमन टर्म शेल्स भी यूज़ होती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, या जो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स भी आप इसे मान सकते हैं। अब एक छोटी सी बात आप बताइए, मान लो कि मेरा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट हैं, जैसे कि यह स्टेशनरी स्टेट हैं, जैसा कि बोहर सर ने कहा, ये 1 2 3 हैं, और ये हमारा सपोज करो यहीं पर इलेक्ट्रॉन है। तो एक सर्कुलर पाथ पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हो क्या सकता है कि उसके अंदर एंगुलर मोमेंट होगा। सीधी सी बात है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमेगी तो एंगुलर मोमेंटम उसके अंदर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट जो हम करते हैं, आप लोगों को पता होगा, जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, वो होता है mvr, जहाँ पर m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, और r क्या है, रेडियस है ना। ये तीनों चीज़ें हैं। हमें मास, वेलोसिटी और r अगर इलेक्ट्रॉन का पता है तो हम वहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो यानी हमें एंगुलर मोमेंटम को इसकी नंबर ऑफ ऑर्बिट से कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये कैसे जोड़ा गया कि जो एंगुलर mvr एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई h/2π। ये इस तरीके से कनेक्ट किया गया। एंगुलर मोमेंटम ये है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू n.h/2π। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर हमें ये पता है कि हमारे किस ऑर्बिट में, किस स्टेशनरी स्टेट में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो हम उसका एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं। या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू n.h/2π। यहाँ पर आप लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो h है हमारा, वो है प्लैंक कांस्टेंट। क्या है ये हमारा, प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होते हैं 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू बेटा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज करो मैं पहले ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में n=1 में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, n=1 के लिए मैं एंगुलर मोमेंटम निकालता हूँ। तो मैं यहाँ पर n की जगह 1 लिख दूंगा तो क्या आएगा, h/2π। अगर मैं n=2 के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालता हूँ तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई h/2π। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, h/π, ठीक है। इसके बाद में n=3 के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालता हूँ तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। कहने का मतलब बस आपको ऑर्बिट पता होना चाहिए, आपका एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या निकल जाएगा, 3 मल्टीप्लाई h/2π। n=4 के लिए आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई h/2π। तो अगर आप इन ध्यान से देखें, ये एंगुलर मोमेंटम 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, और ये एंगुलर मोमेंटम 4 के लिए है। तो सभी एंगुलर मोमेंटम के अंदर क्या है, मेरा एक एक की गैपिंग है ना भाई, यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 फिर एक एक की गैपिंग है। तो अगर गैपिंग होती है, सपोज करो ये है 1 2 3 4, ये क्या है, एक पर्टिकुलर गैपिंग है, एक के बाद 2 आया, 2 के बाद, दिस इज गैपिंग। तो अगर गैपिंग रहती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो क्योंकि हमारे एंगुलर मोमेंटम में भी यहाँ पर गैपिंग निकल के आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, एक मिनट बेटा, हमारा एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन। अब देखो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वांटाइज्ड कहाँ, देखो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि अगर पर्टिकुलर गैपिंग है तो तब क्वांटाइज्ड मानेंगे। तो हर एंगुलर मोमेंटम में एक पर्टिकुलर गैपिंग आई है, इसीलिए हमने से क्या कहा है कि ये क्वांटाइज्ड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है क्वांटाइज्ड कब होता है कब नहीं होता है, ये मैंने बता दिया 1 2 3 4 ये क्वांटाइज्ड है, पर्टिकुलर गैपिंग होनी चाहिए, 2 4 6 8 वो भी एक क्वांटाइज्ड टर्म है। पर अगर ऐसा है कंटिन्यूस मतलब 1 1 के बाद 1.1 आया, फिर 1.2 आया,
तो ये कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस चीज़ें क्वांटाइज्ड नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मिटा देते हैं बच्चों से। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में क्या कहा गया था एंगुलर मोमेंटम के बाद? सपोज करो ये हमारा, वैसे ही बना दे रहे हैं हम, लगातार इनकी हमें आवश्यकता है 1 2 3 4। तो इसमें क्या है हमारा, अब अगर सपोज करो मेरा इलेक्ट्रॉन 1 नंबर में मूव करता है या मेरा इलेक्ट्रॉन 3 नंबर में मूव करता है, कहीं पर भी मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है बच्चों कि अगर मैं 1 नंबर एनर्जी स्टेट जो है, जिसे मैं स्टेशनरी स्टेट भी कह रहा हूँ, उसकी एनर्जी पता करना चाहता हूँ, तो वो एनर्जी उस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहलाएगी। ठीक है ना। तो इसके लिए एक थे रिडबर्ग, एक रिडबर्ग थे, तो उन्होंने दिया रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला किसी एक सिंगल ऑर्बिट में या सिंगल एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी निकालने के लिए एक वैलिड फॉर्मूला, एप्लीकेबल फॉर्मूला है। कैसे लगाओगे? फॉर्मूला है En = -RH 1/n² Z², जहाँ पर हमारा RH क्या है? रिडबर्ग फॉर्मूला, n क्या है हमारा? ऑर्बिट है ना, ये वैल्यू 1 2 3 4 है हमारा, और z क्या है? एटॉमिक नंबर। z क्या है बच्चों? हमारा एटॉमिक नंबर है। और RH की वैल्यू आप ध्यान रखना, ये होती है 2.18 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, ये क्या होती है हमारी? RH की वैल्यू होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब सपोज करो मुझे 1 नंबर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हाँ, एक बात और, 4 हाइड्रोजन एटम Z = 1। हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा Z कितना हो जाएगा? Z = हो जाएगा बेटा 1। अब देखिए Z की वैल्यू जैसे हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, Z की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हमारे फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। ये हो जाएगा En = -RH 1/n² और ये जूल है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा मेन रिडबर्ग फॉर्मूला बन जाता है। अब सपोज करो मेरा हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन 1 नंबर में घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी E1 = -RH 1/n² मतलब 1 का स्क्वायर जूल, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मेरी E1 आएगी वो मेरी -RH जूल के इक्वल आएगी। इसी तरीके से E2 E3 E4 आप इन पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बात थी। अब इसमें एक बात मुझे एडिशनली ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है भाई? मान लो अब मैंने जैसे कि बोहर सर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है भाई हमारा, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसा ही बना लेता हूँ दोबारा। मान लो कि 1 2 3 4 मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और वो 4 नंबर में जाना चाहता है, 5 नंबर में जाना चाहता है, कहीं पर भी वो जाना चाहता है। तो एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहाँ पर चेंज इन एनर्जी आता है। तो वो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम रिडबर्ग फॉर्मूले की हेल्प से काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 4 में जाता है तो 1 इनिशियल हुई और 4 फाइनल हुई। जहाँ से चलेगा जहाँ पर जाएगा, जहाँ से चला इनिशियल, जहाँ पर पहुँचा फाइनल, सीधी सी बात है। मान लो कि मेरा इलेक्ट्रॉन 3 नंबर से 1 नंबर में आता है तो 3 इनिशियल हो जाएगा और 1 फाइनल हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है ना। तो अब मैं सीधा सीधा आपको वो बना के दिखा देता हूँ। सपोज करो डेल्टा ई है हमारा, चेंज इन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसके बराबर होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी, अब यहाँ पर रिडबर्ग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो रिडबर्ग फॉर्मूला क्या था? -RH 1/NF ले लेता हूँ। एनर्जी फाइनल के लिए NF ऑर्बिट का मैं यूज़ कर लेता हूँ। Z को हमने हाइड्रोजन एटम के लिए हटा दिया, माइनस, फिर एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि हमें फिर EI लिखना है। तो EI के लिए RH ब्रैकेट 1/n इनिशियल का स्क्वायर और ये फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना।
अब देखो चेंज इन एनर्जी क्या आएगा बच्चों हमारा, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू RH 1/n फाइनल का स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो RH n इनिशियल का स्क्वायर। तो ये चेंज इन एनर्जी हमारा निकल जाता है। अब थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, डेल्टा E इज इक्वल टू RH को आप कॉमन ले लीजिए, n इनिशियल वाले को पहले लिख दीजिए, n इनिशियल का स्क्वायर, ये माइनस में है तो ये n फाइनल का स्क्वायर जूल। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं। n इनिशियल वो एनर्जी स्टेट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और n फाइनल वो एनर्जी स्टेट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्व करके या रिलीज़ करके चला गया, ठीक है ना। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा बन जाता है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से ये बाल्मर फॉर्मूला है हमारा चेंज इन एनर्जी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम दूसरे फॉर्मूले भी ड्राइव कर देते हैं। यह है हमारा बाल्मर फॉर्मूला। अब ये तो चेंज इन एनर्जी के लिए निकाला हमने बोर थ्योरी की हेल्प से। अगर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले देन व्हाट, अगर हमसे वेवलेंथ पूछ ले देन व्हाट, तो मैं थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ फिलहाल। तो इसके अंदर जो मेरा बोल्मर फॉर्मूला है उसके अंदर जो मेरा चेंज इन एनर्जी है बच्चों वो है डेल्टा E इज इक्वल टू RH ब्रैकेट 1/n इनिशियल का स्क्वायर और 1n/n फाइनल का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है। अब मान लो कि ये जूल में है यहाँ पर, क्योंकि RH की वैल्यू जूल में ही होती है। अब मान लो कि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ी, तो एक थ्योरी थी आपकी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्योंकि आप बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्लैंक क्वांटम थ्योरी आप पढ़ चुके हो। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज इक्वल टू h/μ, ठीक है ना, h/μ। तो E की जगह मैं hν लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा hν इज इक्वल टू RH 1/n इनिशियल का स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर जूल। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो H है हमारा वो प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब मान लो कि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा RH डिवाइडेड बाई H, n इनिशियल का स्क्वायर n फाइनल का स्क्वायर। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितने में होती है, सेकंड इनवर्स में। आप सोच सकते हैं जी सेकंड इनवर्स कहाँ से आ गया, तो देखिए RH जो है हमारा वो जूल में है और H क्या है मैं ना जूल और सेकंड में है, तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा तो नीचे सेकंड बचेगा मेरा सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से ये मेरा सेकंड इनवर्स आया। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। जो रेडिएशन था, जो ट्रांसफ़र था एनर्जी का, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या थी वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब सपोज करो आपको वेवलेंथ के लिए बोल दिया है ना, लैम्बडा के लिए बोल दिया, तो एक थी हमारी वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में क्या था, न्यू लैम्बडा इज इक्वल टू c। लैम्बडा क्या है वेव लेंथ, और बच्चों c क्या है स्पीड ऑफ लाइट। आपको याद रखनी चाहिए कि जो c की वैल्यू होती है वो होती है 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कोई बात नहीं है, यहाँ से हम न्यू की लैम्बडा न्यू निकाल लेते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाता है c/λ। तो देखो अब क्या करना है, मुझे इस न्यू की जगह c/λ लिख देना है। तो c/λ इज इक्वल टू RH H n इनिशियल का स्क्वायर n फाइनल का स्क्वायर, और ठीक है बाकी सेकंड इनवर्स बाद में बदल जाएगी हमारी। अब देखो हुआ क्या बच्चों, यहाँ से 1/λ जो था हमारा वो किसके बराबर आएगा, RH/H मल्टीप्लाई, ये c को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, c को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना 1/n इनिशियल का स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर। ये 1/λ है ना कि लैम्बडा, तो ये होगा मीटर इनवर्स में। आप सोच सकते हैं जी मीटर इनवर्स में कैसे होगा, तो देखिए ये सेकंड इनवर्स में तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी चल रहा था, है ना, जो हमारा फ्रीक्वेंसी था सेकंड इनवर्स में चल रहा था। तो c क्या है मीटर पर सेकंड, तो वहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और केवल मीटर बचेगा, वो मीटर ऊपर आके मीटर इनवर्स की तरह हमें दिखाई देगा। तो ये 1/λ है
यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बाद में जब हम 1/λ की वैल्यू आएगी तो हम उसे रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे और हमारी लैम्बडा मीटर में आ जाएगी। अब तीसरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना है, क्या है कि एक होता है वेव नंबर, एक होता है वेव नंबर, और वेव नंबर किसके बराबर होता है? न्यू बार के। और न्यू बार किसके बराबर होता है? 1/λ के। तो इस 1/λ के साथ में हम क्या लिख सकते हैं? न्यू बार। ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज इक्वल टू RH/H मल्टीप्लाई C ब्रैकेट 1/n इनिशियल का स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर, ये ठीक है ना। ये हमारा क्या निकल के आ जाता? वेव नंबर। इसकी भी यूनिट मीटर इनवर्स ही रहेगी क्योंकि ये 1/λ के इक्वल है। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं जिससे हम चेंज इन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये सारी वैल्यू यहाँ पर प्लेस करनी है। एन इनिशियल एन फाइनल आपको दिया जाएगा, RH की वैल्यू आपको बता दी है, H की वैल्यू बता दी है, C की वैल्यू बता दी है। तो जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती है उसके हिसाब से आप डेटा रखिए और आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बारवल फॉर्मूला। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक तो बोहर एटॉमिक थ्योरी के मेजर पोस्टुलेट्स को स्टडी किया और साथ में हमने बोल्मर फॉर्मूले को भी ड्राइव किया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।